हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जैसा कि फिक्स्ड एसेट परचेज करते समय कैसे हम लोग को एंट्री करनी है। फिक्स्ड एसेट का हम लोगों ने पॉइंट कवर कर लिया था कि कंपनी अगर कैपिटल गुड्स परचेज करती है तो कैसे उसकी आईटीसी क्लेम करेगी। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पढ़ना था। इसमें दे रखा है सेल ऑफ गुड्स विद सर्विस। आज हम लोग को एक केस देखना है जहाँ पे हम गुड्स और सर्विस दोनों साथ में सप्लाई देंगे, है ना। अभी तक हमने गुड्स को अलग स्टडी किया, सर्विस को अलग स्टडी किया। अगर गुड्स और सर्विस दोनों साथ में सप्लाई होती तो कैसे एंट्री करती हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग आरकेडी को सेल कर रहे हैं प्रिंटर, और प्लस उससे इंस्टॉलेशन चार्ज भी ले रहे हैं 10,000, जो कि हमारी इनकम है ना। अब इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी हमें चार्ज करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टैली में हम अपनी कंपनी ओपन कर ही चुके हैं। लास्ट जो आपको बैलेंस शीट मैंने दिखाई थी यही सेम थी, और पीएल हमारा ये था 6,29,000। अब इसी के आगे हम लोग को स्टडी करना है। सीधे हम लोग F8 में आते हैं। सेल में सेल किस दिन करना, 1 मई। तो 1 मई को हम लोग सेल की एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 1 मई को जो सेल कर रहे हैं किस पार्टी है, आरकेडी के। आरकेडी के ऑलरेडी बना हुआ है, सो मेहनत नहीं करना हमें, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि ये कैसे ऑप्शन आया, ये भी तो बिल टू है, शिप टू है। ये ऑप्शन यहाँ से आता है। F12 की प्रेस करो, पहले ऑप्शन आता है प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल, यस। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। कई बार होता है हम सामान किसी और को बेच रहे होते हैं और सामान जा कहीं और रहा होता है, तो उस केस में ये बिल टू शिप टू में फर्क कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ आप किसी और पार्टी को भी सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे जा रहा है सामान, बट हमें दोनों सेम रखना है, कोई फर्क नहीं करना। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेल्स का लेजर एप्सन प्रिंटर गोडाउन दुर्गाबाड़ी में पड़ा हुआ है। कितना पीस हम लोग सेल कर रहे हैं, 20 पीस। रेट क्या चार्ज कर रहे हैं, 18,000। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन चार्ज। अब इंस्टॉलेशन देखो, यहाँ पे आइटम की लाइन में हम लोग हैं। आइटम की लाइन में हम क्या नहीं पकड़ा सकते, हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज का तो लेजर बनेगा ना, लेजर या नहीं, तो इसके टोटल के नीचे आना पड़ेगा एक और इंटर। अब यहाँ पे देखो हम लोग सीजीएसटी एजीएसटी जहाँ पकड़ाते हैं वहीं पे हमें इंस्टॉलेशन चार्ज का लेजर क्रिएट कर लेना है। ये हमारे लिए क्या, इनडायरेक्ट इनकम है। अब इनडायरेक्ट इनकम बनाओ कि डायरेक्ट इनकम, ये तो तुम्हारे बिजनेस के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इनकम में ही रखते हैं। चलो किसमें रखते हैं, डायरेक्ट इनकम। जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं, हाँ जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे हमें यहीं पे स्पेसिफाई करना होता है सर्विस के केस में कि क्या HSN कोड है। HSN कोड नहीं, SAC कोड होगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड 998713। डिस्क्रिप्शन इंस्टॉलेशन चार्ज शॉर्ट में लिख दिया, स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल है। यहाँ पे फिर क्या रहेगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हियर हो गया। सिस्टम इनफर्ड, सिस्टम इनफर्ड का मतलब होता है सिस्टम खुद से पकड़ेगा। ये क्या पूछ रहा है, लोकल सप्लाई है कि इंटरस्टेट सप्लाई है, तो लोकल भी हो सकता है, इंटरस्टेट भी हो सकता है। तो वो सिस्टम अपने आप इनफर्ड करेगा, सिस्टम मतलब खुद से पकड़ेगा। अगर सेम स्टेट का कस्टमर है तो इंट्रा स्टेट लोकल सप्लाई, तो सीजीएसटी एजीएसटी। और अगर दूसरे स्टेट का कस्टमर होगा तो अपने आप वो आईजीएसटी पकड़ लेगा। तो ये हम लोग इसी पे रखना है, सिस्टम इनफर्ड, इसमें कोई चेंज मत करना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जीएसटी रेट है 18%। सवाल उठता है सर ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे में नहीं आ रहा है ना। आप देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो F12 से यहाँ पे चीज़ें होती है जहाँ से तुम ऑन कर सकती हो। तो यहाँ पे क्या पूछेगा तुमसे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी पूछेगा। देखो जीएसटी डिटेल है, HSN है, डिस्क्रिप्शन है, ये देखो होता है सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर इसको ऑन रखा जाए तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी पूछेगा। अभी तक पीछे के क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा ना, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया ताकि ना आपको कभी अगर ये कहीं दिखे तो आप इसको कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है ना। और अगर हमको लगता है कि ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ हम लोकल्स को ही देते हैं तो लोकल्स सेल पकड़ाइए, तब आईजीएसटी कभी नहीं कटेगा। अगर हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ लोकल सेल इसको कर सकते हैं, समझ रहे। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है, सिस्टम इनफर्ड, सिस्टम अपने आप पकड़ेगा कस्टमर के स्टेट के अकॉर्डिंगली। अगला क्या है, सर्विस है, जी हाँ। यहाँ देखो कह रहा है एलिजिबल आईटीसी,
क्या इसकी आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल, सर्विस की तो आईटीसी मिलती है। अगर हम कोई सर्विस, अगर हालांकि यहाँ पे सर्विस हम ले नहीं रहे, फिलहाल हम सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अगर ये सर्विस अगर परचेज भी करते तो आईटीसी मिलती। ठीक है, तो ठीक है, बन गया सर इंस्टॉलेशन चार्ज। सीधे वैल्यू में पकड़ाइएगा, कितना? 10,000। अब क्या लगेगा? सॉरी, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से मैंने बनाया, आउटपुट नहीं लिखा है, एसजीएसटी। हो गया डन। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस। ईवे बिल नंबर, तो ईवे बिल नंबर क्या है? 71। फर्स्ट मई, ठीक है, बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ओन, है ना। सॉरी, बीइंग गुड्स सोल्ड, तो हमने क्या किया? गुड्स बेच दिया, इसमें कोई दिक्कत? अब हमें देखना है इसकी आईटीसी मिल रही है कि नहीं मिल रही। सॉरी, आईटीसी कह रहा हूँ, इसकी मतलब टैक्स लायबिलिटी में इसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक बैलेंस शीट में याद है ना, आईटीसी माइनस में, अब देखो प्लस में आ गया। क्यों प्लस में आ गया? क्योंकि हमने अभी सेल किया, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई। और अच्छा रिपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR1। तो GSTR1 हम लोग देखो यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखो, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल दिख रहा है, बट हम लोग ने एंट्री अभी 1 मई को की है। 1 अप्रैल से 1 मई चेक करो, तो यहाँ देखो B2B हमारा सेल बढ़ गया होगा। अब यहाँ देखो RKDK का 1 मई का सेल देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। इसकी आईडी, इसका जो टैक्स लायबिलिटी है हमारे टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो गया। तो इस तरीके से सिंपल सा हमें एंट्री करनी होती है। अब इसका इनवॉइस भी मैं आपको दिखा दूं, जो हमने अभी सेल की एंट्री की 1 मई को। अब इसको कंट्रोल P अगर करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है? इंस्टॉलेशन चार्ज भी जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है अगले पेज पे भी जा रहा है, कंसाइनी और बायर डिटेल भी आ रहा है, और यहाँ पे अगले पेज पे बिल जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया। फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक है, टू बी कंटिन्यू, पेज अप, पेज डाउन, CGST SGST, और ये सब देखो पूरा डिटेल्स आ रहा है। अब अगर आपको लगेगा ये कंसाइनी शिफ्ट टू हटाना है, तो इसको नहीं निकालना, बिकॉज 2 पेज पे तो हम प्रिंट नहीं ना देंगे। तो यहाँ क्या करिएगा? कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, यहाँ पे होता है नीचे पार्टी डिटेल में, तो पार्टी डिटेल में यहाँ देखो ऑप्शन होता है शो डिटेल कंसाइनी डिटेल, इसको ऑफ कर दोगे, कंट्रोल है। अब प्रीव्यू करोगे, अब 1 पेज पे ही आपको पूरा बिल आ गया। तो कंसाइनी डिटेल की वजह से पेज में जगह ज़्यादा ले रहा था, ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बिल पूरा वैसे ही बना है जैसे आपके सामने दिख रहा था, ये बिल, ठीक। अगला क्या है? अगला है कंपनी यूज 1 प्रिंटर इन ऑफिस फ्रॉम द स्टॉक। इस बार कंपनी ने क्या किया? एक प्रिंटर हम लोगों ने अपने स्टॉक में से निकाल लिया, उसको ऑफिस में यूज कर लिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑफिस इक्विपमेंट, यानी वो एसेट बन रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट बन जा रहा है ना, और परचेज क्रेडिट हो जा रही है। लेकिन आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आईटीसी बिल्कुल मिलेगी। जो हम खरीदारी किए थे उस समय, जो हमने टैक्स दिया था, उसकी आईटीसी हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम उसको एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और आप सभी को पता है, कैपिटल गुड्स अगर हम खरीदते हैं, पीछे लॉकर खरीदा था, तो उसके ऊपर टैक्स जो पे किया था उसकी आईटीसी मिल रही थी ना। तो अगर कोई हम अपना स्टॉक से भी कोई सामान अगर हम ऑफिस में यूज कर रहे हैं एज एन एसेट, है ना, या फिर एक्सपेंस की तरह, तो भी उसकी आईटीसी क्लेम करते हैं, आईटीसी मिलेगी। तो इसलिए जब हम लोग इसको यूज करेंगे ना अपने एसेट की तरह, तो सिंपली हम लोग परचेज में से स्टॉक माइनस कर देंगे और ऑफिस इक्विपमेंट एसेट में डाल देंगे। यहाँ पे जीएसटी का कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बिकॉज जीएसटी ऑलरेडी अपनी जगह है, इनपुट टैक्स में ऑलरेडी है। जब खरीदे थे तो ऑलरेडी इनपुट टैक्स में था उस पर। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से करते हैं,
किस दिन कर रहे हैं, 1 मई है, तो चलो 1 मई को ही करते हैं। वाउचर यहाँ दिख रहा है, तो 1 मई। बस ये एंट्री किस में होगी, जर्नल में, F7। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट बना लेते हैं, बिकॉज क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर। तो प्रिंटर को हम लोग बनाते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, है ना। ऑफिस इक्विपमेंट बनाते हैं, ये क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे फिलहाल हमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसे नॉट एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि जीएसटी हमें दिखाना नहीं है। यहाँ पे रेगुलर रेगुलर पूछ रहा है, इसको अननोन करो, हटाओ। जो जैसा है वैसे भी रख सकते हो, रेगुलर भी पड़ा हुआ था वैसे भी रहने दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑफिस इक्विपमेंट कितना, 9000। सर कैसे पता चला आपको 9000 है, क्योंकि देखो हम एक प्रिंटर निकाल रहे हैं। अब उसके लिए हमको करना क्या होगा, अल्ट जी में गो टू कमांड्स पे जाइए, यहाँ पे स्टॉक क्वेरी करिए, सबसे अच्छी जगह इंकजेट प्रिंटर का। आपको देखना है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं हम उसको किस प्राइस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ना। तो यहाँ देखो एक परचेज, देखो ये था, सिग्मा से पहला परचेज किया था हमने 50 पीस 10,000 की रेट से। उसके बाद हमने फिर परचेज किया नारायण कंप्यूटर से, देखो लिखा है लास्ट परचेज नारायण कंप्यूटर 50 पीस, 9,000 के रेट से निकाले। अब सवाल उठता है सर इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है, किसमें से है? तो उसके लिए तुम्हें सेल रजिस्टर चेक करना होगा। सेल रजिस्टर में देखो आरकेडीके को तुम पहले ही बेच चुके हो 1 अप्रैल को 40 पीस, यानी इसमें से 50 पीस निकला है ना। फीफो मेथड फर्स्ट मतलब सिस्टम समझते हैं। और फिर हीरालाल को फिर तुमने 20 बेच दिया, तो ये भी किसमें से निकला होगा, इसमें से 10 रह गया था, वो निकल गया, इसमें से निकल। फिर 20 पीस बेचा तो यार इसमें से निकला। अब जो 1 पीस तुम ऑफिस यूज में ला रहे हो वो भी किसमें से निकल रहा होगा, यही नारायण वाला, तो ये 9,000 का तो था, तो हम कॉस्ट प्राइस से ही तो यूज करेंगे। बस बाहर आइए, 9000 इंटर इंटर एंड देन परचेज को क्रिएट करो, यहाँ आइटम पकड़ा दो ताकि स्टॉक भी माइनस हो जाए। 22 पीस पड़ा हुआ है, इसमें से 1 पीस हमने निकाल लिया। सर यहाँ पे जीएसटी मेंशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी हमारे पास आईटीसी में पड़ी हुई है, हम उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी आईटीसी मुझे मिलेगी। बीइंग गुड्स यूज इन ऑफिस एज एन एसेट, दैट्स इट, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ये तो अब हम जाएंगे पीएल, पहले चेक करेंगे पीएल में तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा इसका। इफेक्ट कहाँ देखने को, हाँ परचेज आपका माइनस हो जाएगा, परचेज घट गया, इंटर करिए। तो यहाँ देखो 9,000 से परचेज क्रेडिट हो गई, परचेज डेबिट होती है लेकिन क्रेडिट हो गई, घट गई। और दूसरा नंबर आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, हमारा ऑफिस इक्विपमेंट आ गया 9,000 से। टैक्स को कॉस्ट में नहीं ऐड करेंगे, क्यों, टैक्स को भाई खरीदते समय हमने टैक्स तो दिया था, लेकिन हमने कॉस्ट में नहीं ऐड करना है, बिकॉज उसकी आईटीसी हमें मिल जाएगी। इस तरह जब लॉकर खरीदा था आपने, तो लॉकर में भी देखिए लॉकर कितने का था, लॉकर देखो एग्जैक्ट 2,03,000 था, सिर्फ उतनी कॉस्ट, क्या ये टैक्स कॉस्ट में आ रही है, लॉकर रियल में तो 240 का था, लेकिन वहां कितना दिख रहा है, सिर्फ लॉकर की वैल्यू दिख रही है, टैक्स नहीं, क्योंकि टैक्स की आईटीसी हमें मिल जाती है, वापस मिल जाना है तो क्यों कॉस्ट में ऐड करना। कब हम लोग टैक्स को कॉस्ट में दिखाएंगे उसमें ऐड करके, जब हमें उसकी आईटीसी नहीं मिलती, ठीक है। तो कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं ऑफिसेज में, हालांकि जीएसटी पढ़ोगे तो ये सब पढ़ोगे, इन एलिजिबल क्रेडिट, अब उसी पे हम लोग आ रहे हैं, है ना। तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी तो उसकी आईटीसी हमें खत्म करनी होती है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, चाहिए हिंट ऊपर होना चाहिए था, हिंट नीचे हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे 7 नंबर, ओनर्स डॉटर टेक 1 मॉनिटर फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर की जो डायरेक्टर है या ओनर है हमारी कंपनी का, उसकी डॉटर ने एक मॉनिटर निकाल लिया बिजनेस से, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। अब जाए उसके डॉटर से पैसा तो मांगेंगे नहीं, तो हो गया वो ड्राइंग, लेकिन जब ड्राइंग कर रहे हैं दैट मीन्स पर्सनल यूज में गया। तो जीएसटी का सिंपल सा नियम है कि अगर कोई सामान गुड्स अगर कोई भी पर्सनल यूज में निकाल लिया तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, तो उसकी आईटीसी, हालांकि जब आपने ये जो मॉनिटर खरीदा था उस समय तो इनपुट टैक्स दिखाया था, तो जो इनपुट टैक्स डेबिट हुई थी उसको यहाँ पे क्रेडिट करके खत्म कर दो, क्योंकि आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला, यानी रिवर्सल।
तो देखिए एंट्री तो सिंपल सी है, ड्राइंग का ऑन डेबिट टू परचेज, लेकिन इस बार सीजीएसटी एजीएसटी भी क्रिएट करके खत्म करेंगे। इनपुट डेबिट होता है बट यहाँ क्रिएट करके उसको क्या कर रहे हैं हम, खत्म। चलिए देखते हैं, इसकी एंट्री भी F7 में ही होगी और F2 करके वही है, 1 मई को ही हो रहा है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, हमें अल्ट जे का यूज करना होगा। यहाँ देखो अल्ट जे स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट जीएसटी। क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली कर रहे हैं रिवर्सल आईटीसी का। आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो इनएलिजिबल क्रेडिट हो गई। अब क्यों इनएलिजिबल क्रेडिट हो गई? क्योंकि हमने उसका कुछ गुड्स हमने अपने पर्सनल यूज में ड्राइंग कर लिया। तो यहाँ डेबिट होगी ड्राइंग, तो ड्राइंग का लेजर बना लीजिए। ड्राइंग का अंडर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट, सबको पता है। कंट्रोलिंग, कितना अमाउंट क्या ड्रॉ किए? मॉनिटर। चलिए मॉनिटर का प्राइस देखते हैं अल्ट जी में जाके। अगेन वही स्टॉक क्वेरी, मॉनिटर का दाम देखते हैं। पहला मॉनिटर देखो 60 पीस था, 5000 का, ये 5100। अब देखना है कौन सा पड़ा हुआ है मेरे पास। 1 अप्रैल को आर्किडिको को 36 पीस बेचा, वेदांता को 6 पीस बेचा, यहाँ तो हो गया 42 पीस। फिर 30 पीस हमने आर्किडिको को भी बेच दिया, तो हो गया सर 62 पीस निकल चुका है। तो 62 मतलब इसमें से भी 2 पीस निकल चुके हैं। अब अगर जो 1 पीस हम पर्सनल यूज में निकाल रहे हैं, ड्राइंग हो रहा है, तो इसी में से निकल रहा है। उसका प्राइस क्या है? 5100, ध्यान रहे। तो 5100 के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ड्राइंग सिर्फ 5100 नहीं होगा, उसका जीएसटी भी तो होगा। या मैं अल्ट सी कर रहा हूँ, 5100 मल्टीप्लाई बाई 118%, यानी टैक्स भी जोड़ लो। एग्जैक्टली ड्राइंग हो रही है 6018 रुपए की। क्रेडिट में परचेज क्वांटिटी रिड्यूस होगी। कौन सा क्वांटिटी? मॉनिटर देखो 8 पीस है, अब कितना रह जाएगा? 1 पीस निकाल लिया, अब 7 पीस रह जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे इनपुट सीजीएसटी, क्रेडिट कितने से? 9%। यहाँ मेंशन करिएगा वैल्यू कितनी थी? 5100। कितनी वैल्यू आएगी? अल्ट सी 5100 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 9% आएगा 5459। सेम इनपुट एसजीएसटी, यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी क्या है? गुड्स है। बीइंग गुड्स विदड्रॉ बाई ओनर्स डॉटर, लिख देता हूं पूरा डिटेल, है ना, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। अब इसका तुम रिपोर्ट देखो। पहला नंबर तो आपकी परचेज अगेन रिड्यूस हो जाएगी, परचेज को और घटा, एक ऑफिस इक्विपमेंट में गया, एक ड्राइंग में गया। दूसरा नंबर बैलेंस शीट में, यहाँ पे देखो ड्राइंग कितने का दिखा रहा है? 6018 की ड्राइंग हुई है, 5100 रुपए नहीं, उसका जीएसटी भी गया। दूसरा नंबर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी जाओगे, खैर यहाँ तो अभी कॉम्प्लिकेटेड है देखना, सबसे आसान DOG 3 भी देख लो, 3। तो यहाँ पे देखो दिखाएगा क्या? इन एलिजिबल क्रेडिट में आना चाहिए, इन एलिजिबल क्रेडिट में कि आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डेट कब तक का दिखा रहा है? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा 1 अप्रैल से 1 मई। ये देखो आईटीसी रिवर्स, इंटर करो कितना सीजीएसटी इतना रिवर्स हुआ, इतना इस, तो इस 1,13,000 जो आईटीसी हमें मिल रही थी उसमें से ये माइनस हो गया। अब कितना रह गया? आईटीसी घट गया ना, इंटर करके आप देख भी सकते हो, उसी में है इन एलिजिबल क्रेडिट में। नहीं, मैं यहाँ कह रहा था अंडर सेक्शन, ये सेक्शन इसका अलग है, सॉरी, इसी में सही है, आईटीसी रिवर्स में आएगा। हमने आईटीसी रिवर्स ही किया। ठीक है, तो टोटल 918 रुपए टैक्स में से माइनस, तो सही जा रहा है, हमने सही एंट्री की। अगला एक और केस है, 1 पीस प्रिंटर लॉस बाई फायर। दिस इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अगर कोई गुड्स एबनॉर्मल लॉस होता है ना, उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी, वो भी इनएलिजिबल क्रेडिट है। देखो आप जीएसटी लॉ पढ़ोगे, अभी तो आप लोग टैली पढ़ रहे हो, बट जब जीएसटी लॉ पढ़ोगे तो उसमें एक सेक्शन पढ़ाता हूं कि किस किस चीज की आईटीसी नहीं मिलती है।
वो है सेक्शन जीएसटी लॉ में सेक्शन 17 की सबसेक्शन 5, बड़े फेमस सेक्शन है 17 की सबसेक्शन 5। हर चीज की आईडी से मिलती है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया जीएसटी में कि किस किस की आईडी से मिलेगी, उसने उल्टा बता दिया इसकी आईडी से नहीं मिलेगी, बाकी सबकी मिलेगी। तो उसमें आपका पर्सनल यूज में आ गया सामान। दूसरा आ गया आपका, अगर आपने क्या किया, कोई लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, उसकी भी आईडी से नहीं मिलती है। प्लस और भी कई चीजें, अगर आपने क्या किया, कोई कंपनी में स्नैक्स मंगाया है ना, स्नैक्स समझते हैं ना, जैसे लाइक दीपावली है, सपोज सबको लड्डू बांटना है, तो 1-1 किलो भाई चौधरी से लड्डू मंगा दिया, जीएसटी तो दिया ना, तो उसकी आईडी से क्लेम मत करना, वो सब अलाउड नहीं है। और भी कई चीजें हैं, है ना, जो 17 के सबसेक्शन 5 में मेंशन है, इनएलिजिबल क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे देखो करने वाले हम लोग एबनॉर्मल लॉस। क्या जला है? एक पीस प्रिंटर लॉस बाई फायर। पहले तो अपने स्टॉक चेक कर लो। वहां देखो 21 पीस रह गया था, 22 था, 21 रह गया, और यहाँ पे 8 था, 7 पीस हो गया। स्टॉक भी सही से माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे 21 में एक प्रिंटर क्या हो गया? जल गया। चलो जला देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 1 मई को एंट्री, सेम डेट में यहाँ पे लेजर बनाएंगे एब नॉर्मल लॉस। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट एप्लीकेबल। कई लोगों को मैं देखा हूं बैठ के ना यहाँ जीएसटी पकड़ाने लगते हैं, समझे, जो कि सही नहीं है। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ, चलते हैं चेक। एक पीस अपना प्रिंटर जला है, तो यू कैन गो एल्ट जी स्टॉक क्वेरी। अब यहाँ पे सीधा सीधा गया क्या, प्रिंटर, आपको पता है ये सब तो निकल ही चुका है। तो यानी प्रिंटर जो जला है वो लास्ट परचेज नारायण से था, वो 9000 वाला, यही एक पीस जला है ना। तो 9000 का जला, उसके ऊपर जीएसटी भी जाएगी। तो अल्ट सी 9000 का था, मल्टीप्लाई बाई 18%, सॉरी 100, गलत मैंने कर दिया, 9000 मल्टीप्लाई बाई 118%, 10,620 का। क्रेडिट में हो जाएगा परचेज, परचेज घट गई आपकी क्योंकि लॉस हो गया। एक पीस प्रिंटर 9000 बाई डिफॉल्ट आ भी रहा है। क्रेडिट में हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि वाईटीसी मिलेगा नहीं। अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी करना था, सॉरी, स्किप करता हूँ, अल्ट जे प्रेस करना था, सॉरी। जीएसटी अगर ये नहीं करेंगे सर, सिंपल जर्नल में भी तो एंट्री कर सकते थे, लेकिन सिंपल जर्नल में एंट्री करोगे तो ये चीज, बैलेंस शीट तो सही आएगा, पीएल सही आएगा, लेकिन पता है कहाँ नहीं आएगा इफेक्ट, जीएसटी रिटर्न्स में नहीं होगा। जीएसटी रिटर्न अपडेट नहीं करेगा, तो जीएसटी रिटर्न्स जो जीएसटी 13 भी है वहां पे प्रॉपरली रिपोर्ट्स आ जाए, उसके लिए अल्ट जे करना जरूरी है। ठीक है, तो अल्ट जे कर रहे हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, इनएलिजिबल क्रेडिट, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस। कितना दिखाया था हम लोगों ने? 10,800, ये था। Uh, 10,620। क्रेडिट में परचेज प्रिंटर, क्रेडिट में इनपुट सीजीएसटी 9%, 9,000, 810 आएगा। फिर इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो ये फाइनली हुआ क्या है, गुड्स से वेइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हो गया एक्सेप्ट। जैसे ही एंट्री करोगे यू नीड टू चेक अगेन। पहला तो आपको दिखा दूं पीएल, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दिखने लगा, कितने का? 10,620, क्योंकि सिर्फ गुड्स नहीं जला सर, उसकी आईटीसी भी जल गई, उसका टैक्स भी गया। दूसरा, अच्छा परचेज भी माइनस हुआ होगा ना, परचेज भी देखो यहाँ बढ़ गया, और एबनॉर्मल लॉस भी माइनस हो गया। और क्या दिखा होगा सर? जीएसटी रिटर्न DOG 3,
यहाँ देखो LTF2 1 अप्रैल से 1 मई, यहाँ देखो ये भी ITC माइनस बढ़ गया ना, तो सही आ रहा है। तो क्लियर है सबको? आपकी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनी थी IGST में, CGST में इतनी टैक्स लाइबिलिटी, इतनी ITC, इसमें इतनी की ITC मिल जाएगी, इतनी की ITC नहीं, इतनी ये 81 तो 81 पूरा मिल रहा है, इसमें से माइनस कितना होगा 1,12,000, इसमें से कितना इतना है ना, ये 1,13 नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ITC इतने रिवर्स कर दी गई है इनएलिजिबल क्रेडिट में। अब क्या है सर, 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाओ अब GST एडजस्टमेंट करो फर्स्ट क्वार्टर का, अप्रैल टू जून वाला। अब हमें मई तक की एंट्री है, जून में नहीं है एंट्री, लेकिन चलो क्वार्टरली हम लोग इसका एडजस्टमेंट करते हैं। कब करेंगे हम लोग? जुलाई में। चेक GSTR1, चलो DOG1 शॉर्टकट है, DOG1 LTF2 1 अप्रैल से। अब लेगा तो नहीं, 31 जून तो लेगा नहीं, तो 30 जून नहीं लेगा, 1 जून ले, 2 जून ले लेगा। तो पहले क्वार्टर का हम पूरा देख रहे हैं, तो यहाँ देखो दिखा रहा है क्या, टोटल मैच करा लो, 1688 सही है, 3,09,000 ठीक है, फाइनली 2,04,366, बाकी ये सारा टोटल फिगर मैच करा लो, सब कुछ सही कर रहा है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब कई लोग सोचते हैं सर ये है क्या, बेसिकली इसको बस इतना समझ लो, GSTR1 है हमारा आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, हमने जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किया है ना, GST लॉ में सेल शब्द नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई है। तो GSTR1 जाता है 11 तारीख तक अगले महीने की, जिसमें हम देते हैं उनको सेल की डिटेल। अब सेल की डिटेल गवर्नमेंट को इस तरह के टेबल में देने, ये सारे टेबल कहलाते हैं। टेबल 1 है B2B इनवॉइस, यानी कितना तुमने डीलर्स को बेचा, GST नंबर पे कितना सेल किया। तो ये चारों जो सेल हुआ है, ये देखो रजिस्टर्ड डीलर है दोनों, इन दोनों का GST नंबर है कि नहीं है ना। तो देखो RKDK को करीबन कितना सामान बेचे हो, कितने बिल काटे हो, 3 बिल, इनके ऊपर कितना बिल काटे हो, 1 बिल। इसके अंदर जाओगे तो और डिटेल आएगा, बट ठीक है। ये क्या है, B2C लाल, आपने कंज्यूमर को बेचा है, तो उसका तो कोई GST नंबर है नहीं, कोई GST नंबर नहीं है सर, समझ रहे? तो इसमें कोई GST नंबर नहीं है, आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ये कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर्स की अलग डिटेल देनी पड़ती है, जितना कंज्यूमर को बेचा, रजिस्टर्ड डीलर को जो बेचा उसको अलग B2B में देना होता है डिटेल। अगर कोई एक्सपोर्ट किए होते हैं, दूसरी कंट्री में बेचे होते हैं, तो उसका डिटेल यहाँ देना होता है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, देखो अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर से सामान वापस आया है, सेल रिटर्न हुआ है, किसी रजिस्टर्ड डीलर को हमने बेचा था GST नंबर वाले को, वो वापस किया, तो यहाँ पे डिटेल जाती है। तो RKDK तो वापस किया था, उसका GST नंबर है। और अगर कोई कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसने अगर सामान वापसी किया तो उसका डिटेल यहाँ है। तो हीरा लाल तो ये अनरजिस्टर्ड था, समझ रहे हो, रजिस्टर्ड का अलग, अनरजिस्टर्ड का अलग। फिर क्या है, ये अमेंडमेंट होता है, सुधार, कुछ अमेंडेड मतलब सुधार। B2C स्मॉल इनवॉइस, तो B2C स्मॉल में क्या है, 2, यहां देखो हम लोग वेदांता को 2 बार सेल किए B2C। अगर हम दूसरे स्टेट में, है ना, दूसरे स्टेट में अगर हम 2.5 लाख से कम का कोई सामान बेचते तो B2C स्मॉल में जाता है, 2.5 लाख से ऊपर बेचेंगे तो B2C लार्ज में जाएगा। अपने स्टेट में चाहे जितने का एमएल दे दे, B2C स्मॉल में ही आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, वेदांता कहाँ का था, बिहार, दूसरे स्टेट का है। B2C स्मॉल में आ गया, डिटेल इतने की सेल की है उनको। तो समझ में आया कि नहीं है, सेल का डिटेल बकायदा पूरा मांगता ही है। और ये देखो इसमें बढ़िया चीज ये है कि हमने एंट्री की, अपने किस टेबल में किसको डालना है उसने खुद से कर दिया। तो ये टैली का खासियत है, तो हमारा मेहनत कम हो जाता है। अगर हमें खुद से छांटना होता तो हालत खराब हो जाती है आपकी। ये वही वापसी है, सेल रिटर्न देखना पड़ेगा, सही, ठीक है। अब यहाँ पे GSTR 3B, इसमें क्या है, सेम वही करते हैं। अब यहाँ पे भी मैच करा लो, 3B मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई थिंक मैच कर रहा है हम लोग का, इस रिपोर्ट से, बुक से मैच करा लेना।
57,175.381 ठीक है, 1269 सही है, एकदम सारे फिगर्स मैच कर रहे हैं, सो देयर इज नो एनी इशू। इफ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन ओन देन एक्सक्लूड देम, अगर कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिखेगा उसको हटा देना। तो यहाँ देखो मेरे में अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिख रहा है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरे में दिख रहा है। अब इसको तो कैसे मैं ठीक करता हूँ, रिटर्न अपलोड करने से पहले तो जिस स्टेप 1 में तो कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन नहीं था, नहीं था ना, 3B में है, वो कौन सा है आपको याद होगा। एक हम लोग ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ पार्टी इज नॉट इनवैलिड दिखा रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट वाला, तो ये कोई पार्टी तो है नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट तो एसेट होती है। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ये सेट जीएसटी स्टेटस, सिस्टम इन्फर्ट कर रहा है, एक्सक्लूड कर दो इसको। क्या करना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। देखो हट गया, हटते ही देखो ये जो सिस्टम इन्फर्ट आ रहा है वो खत्म, ठीक है ना, उसकी आईटीसी मिलेगी। तो ऑलरेडी आईटीसी में है, उसको रिवर्स वर्स नहीं किया सर, रिवर्स बस इतना ही है। बाकी इसमें जो है इंक्लूड में जो टैक्स पहले दिखा रहा था वही टैक्स अभी भी दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है ना, कोई फर्क तो है नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब क्या है, कहता है कि जाओ बैलेंस शीट चेक कर लो, चलते बैलेंस शीट चेक करने, 48,11,219 ठीक है। और इंपॉर्टेंट कि आप ड्यूटीज एंड टैक्स चेक करो, 55,346 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम अमाउंट। नाउ चेक ड्यूटीज एंड टैक्स, उस पर एंटर करना है और हमें देखना है कितना सीजीएसटी एसजीएसटी है, 133, 57, 175, 93, एकदम सब सही आ रहा है, एकदम सटीक डिटेल है, कहीं कोई मैच कर रहा है मेरा रिपोर्ट। अब क्या करना है, आईटीसी एडजस्ट करना है। तो आईटीसी एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको ये चार्ट बताया, ध्यान रहे। आपको पता है आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमें गवर्नमेंट, हमने सेल किया है और टैक्स कलेक्ट किया है। तो आउटपुट टैक्स अपने रिपोर्ट में कहां दिख रहा है, ये जो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी लिखा है, नहीं ये आउटपुट है बेचते समय। इनपुट जो खरीदते समय हमने पे किया है वो हमें, उसकी हमें आईटीसी मिलेगी, वो हम क्रेडिट करेंगे, माइनस कर लेंगे, किससे, अपनी लायबिलिटी से। लेकिन माइनस कैसे होती है, इनपुट टैक्स बिल्कुल आउटपुट टैक्स को रिड्यूस करता है, लेकिन कैसे, उसका एक सीक्वेंस है। इनपुट आईजीएसटी सबसे पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट नंबर पे इनपुट आईजीएसटी किसको रिड्यूस करेगा, आउटपुट आईजीएसटी को। अगर बैलेंस बचा तो सेकंड नंबर पे इसको रिड्यूस करेगा, आउटपुट सीजीएसटी को। थर्ड नंबर पे किसको रिड्यूस करता है, आउटपुट एसजीएसटी को। इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले रिड्यूस करता है आउटपुट आईजीएसटी को, सेकेंड नंबर पे आउटपुट सीजीएसटी को। एसजीएसटी से माइनस नहीं होता, एसजीएसटी को माइनस नहीं करता सीजीएसटी, क्योंकि सेंट्रल स्टेट को क्यों माइनस करेगा। फिर एसजीएसटी सबसे पहले रिड्यूस करेगा आईजीएसटी को, सेकेंड नंबर पे किसको रिड्यूस करेगा, एसजीएसटी को। वो सीजीएसटी को रिड्यूस नहीं करता क्योंकि दोनों एंटी है, लेकिन सब देखो सबसे पहले किसको रिड्यूस कर रहे हैं, आईजीएसटी को, क्योंकि आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसलिए उसमें दोनों है। यानी पहला टारगेट है कि जो भी आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है उसको पहले खत्म करो, पहला टारगेट ये होता है। इसीलिए सारा देखो पहला किससे को माइनस कर रहे हैं, सब आईजीएसटी, फिर इसके बाद सीजीएसटी से जो एडजस्ट होना वो हो, ठीक। तो चलिए हमारी पोजीशन ऐसी है, हमने जो ये सारा टैक्स लायबिलिटी है, इनपुट हमारे पास क्या था, अगर आप देखोगे इनपुट आईजीएसटी कितना, 81,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी सेम है, 93,914, इन दोनों की आईटीसी मिलेगी। अब लायबिलिटी देखते हैं, हमारे पास आईजीएसटी में कितना है, 57,175.3 सही है। फिर आउटपुट 133,499.1 सेम वही है यहाँ पे। अब आईटीसी मिलेगी कैसे, सबसे पता है आपको, पता है इनपुट में मेरे पास कितना रुपए है, 81,000, 81,000। ये जाएगा सबसे पहले रिड्यूस करने इतना, इसको तो आराम से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसमें पास तो पैसा है ठीक ठाक, बल्कि बच जाएगा। कितना बचा, 23,000, तो वो 23,000 हम सेकंड नंबर पे किसको रिड्यूस करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी को। तो इसमें से 57 निकल गया, इसको रिड्यूस कर दिया, बाकी जो बचा 23,000 से हम इसको 133 को 23,000 से रिड्यूस कर दी, सही है, टैक्स लायबिलिटी कम।
अब देखते हैं मेरे पास इनपुट सीजीएसटी कितना था 93,000। तो फर्स्ट नंबर पे ये रिड्यूस करता आईजीएसटी को, लेकिन आईजीएसटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो ये सीधे जाएगा किसको रिड्यूस करने, सीजीएसटी को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ याद है 133 था, इतना लेस हो गया, अब इतना और लेस हो जाएगा, आराम से लेस हो जाएगा ना सर। इनपुट एसजीएसटी सीधे रिड्यूस करेगा किसको, आईजीएसटी तो है ही नहीं, और आईजीएसटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो ये सीधे जाएगा किसको रिड्यूस करने, एसजीएसटी को। तो 57 माइनस, सो नील सर, आपको आईजीएसटी कुछ नहीं देना है। आउटपुट सीजीएसटी में से ये टोटल फिगर माइनस होगा तो 15,761 रुपए, 15,761 रुपीज आपको क्या देना है, आपको सीजीएसटी का पैसा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसमें से देखिए ये -193, फाइनली 39,585 रुपीज आपको क्या देना है, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को देना है। समझ गए आप, ऐसे समझ लो, ये मोदी जी को देना है और ये योगी जी को देना, समझ गए, ऐसा है सिस्टम। अब इसको देने के लिए ये तो हमने ये हमने टेबल में कर दिया, लेकिन इस चीज को हमें किस पे करना है, टैली में करना है। इसको एडजस्टमेंट की एंट्री कहते हैं। एडजस्ट ही तो कर रहे हैं ना, एक दूसरे से माइनस माइनस करके, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे तुमसे मैंने 5,000 रुपये उधार लिया और तुमको मुझे उधार दिया भी था 8,000 रुपये, तो मैनेज हो गया ना 5,000, सिर्फ कितना तुमसे लेना है, समझ गए कि नहीं समझे, 3,000 बस लेना है, दैट्स इट। ऐसे ही एडजस्टमेंट, तो वो जो लेना है वो तो रिसिप्ट की एंट्री होगी 3,000, बाकी जो 5,000 जो आपस में कट रहा है इसको क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट हो रहा है। तो ध्यान रहे आउटपुट होता क्या है, डेबिट की क्रेडिट, आउटपुट क्रेडिट होता है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करोगे। इनपुट क्या होता है, डेबिट, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना है। चलिए, तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री भी मैंने यहाँ पे समझा दिया, जनरल में 1 जुलाई को कर रहे हैं हम लोग। चलो कौन सा, ये वाला, टेबल में पहले फिगर्स डालना है एंड देन उसको एडजस्ट करना है। हाँ, ये टेबल बनाओगे तभी, देखो हम ये क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन देखो। हमें पता है 55,346 रुपए देना है, लेकिन हमको पता है ना 3 खाते होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और सेंटर को कितना स्टेट को ये नहीं पता है। क्या हम पूरा 55 स्टेट को दे दें कि सेंट्रल को दे दें, तो ये आपको गाइड करेगा ये टेबल, ये गवर्नमेंट ने आईटीसी का चार्ज, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करना। अब ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करने के लिए आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का फिगर चाहिए था, जो हमें टैली से मिल गया। यहां से मुझे आउटपुट टैक्स का फिगर मिल गया। आउटपुट देखो क्या है, क्रेडिट है ना सब, इनपुट देखो क्या है, डेबिट है, तो इनपुट की फिगर्स मैंने यहां डाल दी। फिर जैसे जैसे 1 2 3 का कंसेप्ट पढ़ाया है वैसे आपने एडजस्टमेंट कर दिया। अब जो बचा, जितना कट गया, जितना बचा वही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अब हमें करना है एडजस्टमेंट कि जब हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे एंटर करें तो हमें इतने सारे फिगर ना दिखे, सिर्फ वो फिगर दिखे जो हमें क्या करना है, पे करना है। इतना करने के लिए ये एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर ये आईटीसी चार्ट और अच्छे से समझना है तो हमें जीएसटी लॉ पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी लॉ। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे दिया जर्नल की एंट्री, चलिए करते हैं। F2 1 जुलाई को कर रहे हैं हम लोग, जर्नल में एंट्री। F7 यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सीजीएसटी कह रहा हूँ, आईजीएसटी जो है 57, ये तो कंप्लीट खत्म है ना। देखो आप चाहे तो एंट्री देख के करो, चाहे यहां से देख के करो। आईजीएसटी पूरे 57 175.93 से खत्म। हाँ हाँ, आउटपुट डेबिट होगा, आउटपुट क्रेडिट होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, आउटपुट क्या होता है, ये आउटपुट वाली फिगर है ना, ये क्रेडिट होती है। खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, एंटर, खत्म, फिर डेबिट करोगे। अब क्या खत्म हो रहा है, सीजीएसटी भी खत्म हो रहा है, इतने दोनों अमाउंट से खत्म हो रहा है। 133 क्या पूरा खत्म हो गया, नहीं, इसमें इतना रह गया है, तो इतना खत्म हो गया नहीं, तो कितना फिगर है, जोड़ने से अच्छा नीचे मैं देख के लिख दे रहा हूं, 117
738.46। हम लोग का डेसिमल वाला ज़्यादा फिगर है ना, इसलिए तो देखो उतना ही फिगर बचा है जो आपको देना है गवर्नमेंट को। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट। एसजीएसटी भी खत्म हो रहा है। एसजीएसटी कितने से खत्म हो रहा है? 93,914 से। 0.39 खत्म। अब इतना रहेगा, सिर्फ इतना ही देना है गवर्नमेंट को। अब क्रेडिट में क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी कि इनपुट आईजीएसटी? पहले आईजीएसटी पहले पूरा खत्म करें। 0 इनपुट आईजीएसटी मेरा 81,000 था, ये पूरा खत्म। इनपुट होना चाहिए ना, सॉरी, इनपुट आईजीएसटी पूरा 81,000 से खत्म, देखो 0 हो गया। इनपुट तो सारे खत्म हो जाएंगे। आउटपुट में क्या खत्म हो रहा है? सिर्फ आईजीएसटी खत्म हो रहा है। खत्म। इनपुट आईजीएसटी पूरा खत्म, इनपुट वाले तो सारे खत्म है। फिर सीजीएसटी कितना खत्म हो गया? पूरा खत्म, 93,914.39। सॉरी 10 पैसा रह जाएगा भाई, पूरा नील करना है। खत्म। फिर इनपुट एसजीएसटी भी पूरा खत्म। देखो लाइन से सारे इनपुट खत्म। कैसे खत्म हुए? ये आउटपुट लाइबिलिटी को खत्म करने में खुद ही खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? इनपुट टैक्स मेरी एसेट होती है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी को खत्म करने में एसेट यूज हो गया, सारा एसेट हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। बीइंग आईटी सेट। अब सॉल्व तो ये एंट्री मैं कर तो दूंगा, लेकिन ये एंट्री का इफेक्ट जीएसटी रिटर्न्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे मैं एंट्री बहुत सिंपल जर्नल में कर रहा हूं, और हमको पता है हमें करना क्या होता है। इसको हमें करना होगा सेम एंट्री किसमें? एडजस्टमेंट के साथ, यानी इस अल्ट जे को यूज करके। तो अल्ट जे जीएसटी क्या कर रहे हैं हम लोग? ये शुरुआत में ही करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? शुरुआत में। डिक्रीज कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी। क्यों कर रहे हैं? अदर्स। अब ये टैक्स वाला फिगर पूछता है ना, कि कितने का आईटीसी तुम एडजस्ट कर रहे हो, कितनी टैक्सेबल वैल्यू का, है ना। तो उसके लिए डिटेल आप जीएसटी रिटर्न्स में जाके देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। बीइंग आईटीसी एडजस्टेड, है ना। अब अगर हम पीएल में अगर हम ड्यूटीज एंड टैक्स बैलेंस शीट में जाए और ड्यूटीज एंड टैक्सेस चेक करें, तो सिर्फ वही फिगर दिख रहा है जो फाइनली हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये टारगेट देखो हो गया। अब कह रहा अगेन चेक द ड्यूटीज एंड टैक्स, हमने चेक कर लिया। अब कह रहा नाउ पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए हम कहां पे जाएंगे? वाउचर में जाएंगे, F5 में जाएंगे, है ना। अब F5 में जाने के बाद हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी है। किस डेट पे? 1 जुलाई को ही पे करते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? ऑटोफिल, कंट्रोल F। क्या दे रहे हो? स्टैट्यूटरी पेमेंट। किसको पेमेंट करो? जीएसटी का। रिवर्स चार्ज दे रहे हो कि अदर देन रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज क्या होता है? ये सब हम लोग जीएसटी लॉ में पढ़ते हैं। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, जब खरीदार, नॉर्मली तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को पे करने की जीएसटी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएसटी पे करने की। मैं खरीदूंगा सामान, फिर इसके बाद उसका जीएसटी भी खुद ही कैलकुलेट करके जाके गवर्नमेंट को पे करूंगा। दैट इज रिवर्स चार्ज, दैट इज अनदर, जो जीएसटी लॉ में पढ़ते हैं हम लोग। तो टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज है नॉर्मल टैक्स हम लोग जमा कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट, प्लेट, फाइन, पेनल्टी अदर कुछ नहीं जमा कर रहे हैं। टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज कब से कब तक का? तो दिस इज 1 अप्रैल से 2 जून में लिख देता हूं, क्योंकि मैंने पहले क्वार्टर का मैं पे कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या आएगा? वही अमाउंट जो आएगा जिसको आपको पे करना है। सबसे पहले आपको सीजीएसटी देनी है। सीजीएसटी का फिगर बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, सेम उतार लीजिए, 15,761 रुपीज 45 पैसे नील। फिर डेबिट आपको एसजीएसटी देना था 39,585 रुपीज 52 पैसे, है ना। इतना देना है, सही है। लेकिन ध्यान रहे, आपको पता है कि ये 97 पैसा तो आप नहीं दे पाएंगे ना।
इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग, राउंड ऑफ पेमेंट करते समय, तो यहाँ पे डेबिट करके हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ। कितना राउंड ऑफ कर रहे हैं, 0.07 पैसा, है ना, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक मिनट, बढ़ गया क्या पैसा, कितना करना था भाई, 0.3, बस इतना करना था। क्यों बढ़ रहा है भाई, अच्छा सॉरी, 0.03 पैसा, अब सही है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या है ये, क्या तुम पैसा दे रहे हो, अनआइडेंटिफाई रहने दो, कोई इशू नहीं है। आइडेंटिफाई पे नहीं रहेगा क्या, 0.03 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, किसके थ्रू, अपने एक्सिस बैंक के थ्रू, पूरा 47 रुपीज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अकाउंट पे ये 252501, ये जो डिटेल है आप चेक नंबर अपने से डाल दीजिएगा। जीएसटी किसके नाम पे टैक्स, भाई अगर चेक से जमा करते तो किसके नाम से चेक कटेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिलहाल जीएसटी के नाम से मैंने काट दिया। नेक्स्ट यहाँ पे होता है प्रोवाइड डिटेल, यस। यहाँ पे तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग। भाई देखो 10,000 तक ही ओवर द काउंटर जमा करते हैं, बाकी पेमेंट हम ऑनलाइन करना पड़ता है 10,000 से अगर ऊपर, तो 10,000 से ऊपर ही तो है, तो हम नेट बैंकिंग का यूज करेंगे। फिर नेम ऑफ द बैंक, एक्सिस बैंक। सीपीआई नंबर, सीपीआई नंबर होता कैसे है, ये एग्जैक्टली जब गवर्नमेंट को हम जीएसटी पे करते हैं तो वहां पे सीपीआई नंबर जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट को जीएसटी कैसे पे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। जीएसटी अगर गवर्नमेंट को पे करना है तो सिंपल से आपको आना है gst.gov.in पे, वेबसाइट पे। अच्छा नेट ही नहीं कनेक्ट है, ओके आ गया। सो कनेक्ट करते हैं। अब पे करना है तो यहाँ सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट चल। नॉर्मली तो जब पेमेंट कोई करता है तो लॉगिन करके करता है, अपना जीएसटी लॉगिन करता है, जीएसटी नंबर डालता है। बट ठीक है, हम बिना जीएसटी लॉगिन किए भी हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट में जाएंगे, यहाँ क्रिएट चलान, यहाँ पे जीएसटी नंबर को बोलता है, जीएसटी नंबर किस पे हम जमा करना चाहते हैं। तो जीएसटी नंबर हम लोग को पता ही, हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, तो हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं। टैली में हमें अगर जानना है तो गो टू कमांड पे जाते हैं, कोई भी बिल उठा लो, कोई भी सेल बिल उठा लेते हैं। तो लेजर वाउचर आरकेडी के को हमने बहुत सारा सेल किया है, क्यों, तो हमारा ये कंट्रोल पी करके ये न्यू एरा कंप्यूटर हमारा जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो हमारा जीएसटी नंबर यही है 09BESP। तो यही हमें नंबर यूज करना है यहाँ पे, 09BESP J551 3C1 ZH। कैप्चा कोड डालना है 607960 एंड देन प्रोसीड। कौन सा पेमेंट कर रहे हो, एनी अदर पेमेंट, है ना, एनी अदर पेमेंट में जाना है, देन प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है क्या, आपका पूरा जीएसटी नंबर से देखो आपका आपका सारा डिटेल फेच कर लिया, विशाल जायसवाल जी है। अब यहाँ पे क्या करना है, सीजीएसटी है ना, एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना हम जमा कर रहे हैं, हम लोग को पता है, अभी हमने एंट्री किया। हम लोग सीजीएसटी जो जमा कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कितना कर रहे हैं, 15761 है ना। पॉइंट कितना है, 45 पैसा, 45 पैसा नहीं देंगे, जाने दो। 50 पैसे से कम है ना, राउंड ऑफ कर लो। जब 50 पैसे से अधिक हो तो उसको दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट का पेमेंट क्या है, एसजीएसटी का पैसा कितना था, 39
58.52, तो ये है आपका 50 पैसे से अधिक। तो कंट्रोल सी मैंने यहाँ पे किया, कंट्रोल वी कर लेते हैं, लेकिन डेटा फेच नहीं करेगा बिकॉज यहाँ कॉमा ले रहा है ना टेक्स्ट वाला, कॉमा हटा दो और यहाँ 85 की जगह क्या कर दो 86, हो गया। तो राउंड ऑफ में टोटल अमाउंट यही है, ये हमें देना भी है टैली के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे देखो कैसे पेमेंट करना है हमें, ये वर्ड्स में भी आ गया, ई पेमेंट करना है, जनरेट चालान, चालान जनरेट करो, अगेन जीएसटी नंबर, इसको स्क्रॉल करो, यहीं से देख के टाइप कर लो 09 BESPJ 5513 C1ZH, हो गया, प्रोसीड। उन दोनों को भी सदाम सर के पास भेज दो, सूरज और क्या नाम है अभी जो सूर्य और डिटेल्स भी। सो क्लियर सबको, यहाँ पे 55,347 का यहाँ पे पेमेंट है। प्रिफर्ड बैंक, जो भी एक्सिस बैंक से आप पे करना चाहते हो, जो भी है यहाँ पे करके फिर मेक पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट। तो ये चालान जनरेट होता है जैसे ही यहाँ देखो सीपीआई नंबर आ जाता है, तो यू नीड टू कॉपी दिस सीपीआई नंबर, यही वो सीपीआई नंबर है जो वहाँ पे पूछ रहा है। तो इंटर करते हैं, इंटर, ठीक है। सीपीआई नंबर, अब ये कब मिलेगा, जब पैसा जमा होगा ना, तो आपको एक वहां से चालान मिलता है, जैसे आप जमा होगा ना वहां पे आपको रिसिप्ट मिलेगी। बैंक में जैसे जमा करते हो ना पैसा, अब जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग जैसे अब मैं जमा करूंगा, मान लो मैं यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के थ्रू, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक क्यूआर जनरेट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे करोगे टर्म्स एंड कंडीशन करके रोजर पे करोगे, है ना, ये क्यूआर जनरेट होगा, शो क्यूआर, कितने है, कंटिन्यू टू पे, बस इसको स्कैन करो, पे करो। तो ये जैसे ही पे करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें चालान नंबर मिल जाएगा, है ना, और बीआरएन कोड। तो यहां से देख के टाइप कर लेता हूं मैं 330922, मैंने ऐसे ही डाल दिया 330922, और बीआरएन कोड 0129, पेमेंट डेट 1 जुलाई, हो गया, बीइंग पेमेंट मेड, दैट्स इट, हो गया बीइंग पेमेंट मेड। क्लियर। तो सीपीआई नंबर कहां से आता है बेसिकली मैंने वो बताया, और ध्यान रहे मैंने नीचे नोट्स में मेंशन कर दिया कि वीडियो में ऑलरेडी कवर है। सो चेक बैलेंस शीट का ड्यूटीज इंडेक्स इज अगेन वो 0 हो गया होगा। तो चलते बैलेंस शीट दिखाते हैं, यहाँ पे ड्यूटीज इंडेक्स है देखो निल हो गया, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब टैक्स पे करने के बाद हाउ टू प्रिंट एक्सपोर्ट या प्रिंट या एक्सपोर्ट परचेज एंड सेल रजिस्टर फ्रॉम टैली। तो टैली से सेल रजिस्टर परचेज रजिस्टर कैसे प्रिंट करते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब किसी कंपनी में तुम काम करोगे तो वो लोग नहीं कहेंगे तुमसे रिटर्न फाइल करने के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम अभी नए नए हो ना, अभी तुम्हें जीएसटी रिटर्न कहाँ आता है। तो वो उनका जरूर रिटर्न कोई ना कोई वकील, एडवोकेट या जीएसटी प्रैक्टिशनर कोई कर रहा होगा, जो सीए होगा या वकील होगा या आप जैसा कोई बंदा होगा जो जीएसटी की अच्छी नॉलेज रखता हो। तो ऐसे में वो कहेंगे आपसे, आपका बॉस, कि भाई आप क्या करो, परचेज रजिस्टर सेल रजिस्टर भेज दो उसको। मंथ जैसे ही खत्म होता है आपको परचेज और सेल रजिस्टर सीए को या जो जीएसटी प्रैक्टिशनर उसको भेजना है। तो कैसे भेजना है, ये हर मंथ एंड में आपको भेजना होता है। तो इसको भेजने के लिए आपको देखो तरीका मैं बता देता हूँ, परचेज रजिस्टर सेल रजिस्टर कैसे जाता है। डिस्प्ले में जाओ, यहाँ पे जाओ, कहाँ पे, अकाउंट्स बुक पे जाओ, यहाँ होता है सेल रजिस्टर परचेज रजिस्टर, ये दोनों भेजना है। इंटर करो, एंटर, हमें पूरी कब से कब तक का भेजना है, एल्ट F2, मान लो 1 अप्रैल से, मान लो क्वार्टरली है तो 2 जून, हमारे में 30 जून नहीं लेगा, सारी एंट्री आ गई। अब इसको गलती से कंट्रोल पी करके मत भेज देना, वरना ये ऐसे जाएगा, उनको पूरा जीएसटी एडवाइस चाहिए। तो यहाँ जाओगे, यहाँ पे F8 की प्रेस करोगे कॉलमनर, और यहाँ पे ध्यान रहे जो जो डिटेल उसको चाहिए उसको यस, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीएसटी यस है, और जैसे कंट्रोल ए करोगे ये डिटेल भेजना है, जहाँ पे बंदे का जीएसटी नंबर भी आ रहा हो,
कितनी वैल्यू है, ग्रॉस टैक्स वैल्यू, सेल्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे दिख रहा हो, प्लस सर्विस की वैल्यू अलग दिख रही है। ये डिटेल भेजना है। तो ये डिटेल भेजने के लिए आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है। जैसे उससे पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ऑलरेडी जीएसटी रिटर्न का ये फोल्डर बनाया मैंने, इसको डिलीट करते हैं। मान लो इसी फोल्डर में जीएसटी रिटर्न में मेरे को डाल के मेरे को जिप करके मैं भेज दूंगा। तो कंट्रोल ई प्रेस करो, सॉरी F8, कंट्रोल ए, कंट्रोल ई, एक्सपोर्ट करने से पहले कॉन्फ़िगर। रिपोर्ट कैसे भेजना है, पूरा डिटेल रिपोर्ट भेजना है। और कैसे जाना है, एक्सेल में जाना है, ठीक है। यहाँ से एक्सेल चूज कर लेना और यहाँ पे अपना फोल्डर पाथ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप पे जीएसटी रिटर्न्स, इसी फोल्डर में भेजना है। नाम daybook.xls, ठीक है, रहने दो, कंट्रोल ए एंड देन एक्सपोर्ट, हो गया। तो ऐसे हम लोग एक्सेल की फाइल जनरेट करके उन्हें देंगे। तो ये एक्सेल की फाइल हमें हमारा क्या जा रहा है, सेल की डिटेल जा रहा है। उन्हें क्या चाहिए, अच्छा डिटेल मैंने ऑन कर दिया था तो आइटम भी, प्रोडक्ट भी बता दिया उसमें क्या क्या प्रोडक्ट का है ना। तो डिटेल नहीं भी भेजते तो चलता, डिटेल मैंने ऑन कर दिया था इसलिए ये लाइन आ गई, है ना। कंडेंस्ड ही भेजना चाहिए था। तो ये तो समझ में आ गया, सेल की डिटेल आ गई। अगला क्या है, अगला परचेज का डिटेल हमें चाहिए। परचेज का कह रहा हूँ, हाँ परचेज रजिस्टर भेजना है। परचेज रजिस्टर भेजने के लिए अगेन हो गया अभी तक का पूरा परचेज, एंड कंट्रोल ई करने से पहले F8 की प्रेस कर लेना, कॉलम रिपोर्ट, कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल ई, देन एक्स कॉन्फ़िगर, पहले कॉन्फ़िगर कर लेना, एक्सेल में रहेगा। कहाँ जा रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, जीएसटी रिटर्न वाले फोल्डर में। अब देखो ये भी डेबुक के नाम से जा रहा है, तो डेबुक के नाम से मत भेजो, ये परचेज रजिस्टर है, क्या है इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, परचेज डॉट XLSX, ये आपको पता है एक्सेल का एक्सटेंशन है, बस कंट्रोल है, एक्सपोर्ट। ठीक है, क्लोज करो, क्लोज। देखो उस फोल्डर में आ गया दोनों, ये परचेज है और ये क्या था, सेल्स रजिस्टर। किस मंथ का आप ये भी लिख सकते हो, किस क्वार्टर का ये भी लिख सकते हो। अब इसी को भेजना होता है, आपको पता है ये फोल्डर नहीं जाएगा, तो इसको जिप कर लीजिएगा, राइट क्लिक करके कंप्रेस कर लीजिएगा जिप में। ये कभी अटैच नहीं होगी फाइल में, जब मेल करते हो तो ये अटैच नहीं होती है। तो आप क्या करना, इसको जिप में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से जिप हो जाता है, देन आप आराम से इसको भेज सकते हो। क्लियर। सो ये था कंप्लीट हमारा जीएसटी। अब कह रहा है हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इजीली मिल जाएंगे। क्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट टोटल ऑन डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड मींस क्या, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हो ना, ये 7,42,000 आ रहा है ना, ये डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट जो स्टॉक होता है एवरेज मेथड से मेंटेन होता है। दिखा दे रहा हूँ स्टॉक को, आइटम में जाओ, ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ाया था, ये देखो एवरेज मेथड पे चल रहा है। मैं कह रहा हूं इसको किस मेथड से निकालो, तो यहां मत कुछ करना, पीएल है 742 आ रहा है, डिफॉल्ट 742 दिखा देना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जीपी कितनी आ रही है 889, यहां लिख देना। अब मैं यहाँ पे देखो वैल्यूएशन चेंज करूंगा F8, अब मैं फीफो कर दिया, अब देखो चेंज हो गया ना, प्रॉफिट 733 हो गया, ये भी चेंज हो गया। तो ये फीफो मेथड का ये आंसर लिखना है। सेम चीज आपको कहां करना होगा, बैलेंस शीट में भी F8 वैल्यूएशन चेंज कर लेना, है ना, फीफो मेथड। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या चीज कि बिना एक्सपेंस इनकम बढ़ाए प्रॉफिट को चेंज कर दो। तो बिना एक्सपेंस इनकम को ऊपर नीचे किए तुम प्रॉफिट कैसे चेंज कर सकते हैं, बस वैल्यूएशन का मेथड चेंज करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये स्टॉक की पूरी वैल्यू बताना है एवरेज मेथड से और फीफो मेथड से, उनका क्या रेट चल रहा है। तो आपको पता है सारा स्टॉक हमें स्टॉक समरी में दिखता है, हेल्टे फोन कर लो,
अभी देखो कितना दिखा रहा है, 5025 डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी देखना अब क्या दिखा रहा है, चेंज हो गया ना। तो क्वांटिटी तो सेम ही है, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी, मेथड चेंज करने से क्वांटिटी नहीं, बस वैल्यू में फर्क आता है। डिफॉल्ट क्वांटिटी तो सेम है। ये एवरेज मेथड का रेट और वैल्यू बताना है, ये फीफो मेथड का रेट एंड वैल्यू बताना, हो जाएगा। अब कह रहा है परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, ये सब बता दो। एबनॉर्मल लॉस कितने का है, ड्राइंग कितने का, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितने का। ड्यूटीज एंड टैक्सेस फिलहाल तो निल है क्योंकि हमने पे कर दिया। तो ये सारा रिपोर्ट आप कहां से निकाल लोगे, पीएल और बैलेंस शीट से, पक्का। सो यू कैन सी पीएल, यहां पे फिगर आपको दिख रहा है एबनॉर्मल लॉस का भी। ड्राइंग, ड्राइंग नहीं, परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज कितना है, परचेज रिटर्न कितना है, सेल्स कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, सब दिख जाएगा। फिर ये ड्राइंग, ड्राइंग कहां दिखेगा, ड्राइंग ऑफिस इक्विपमेंट, ये आपको दिखेगा बैलेंस शीट में। ड्राइंग यहां दिख रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट यहां दिख रहा है। फिर कह रहा है रेशियो निकाल दो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। ये रेशियो कैसे दिखेगा, सारे रेशियो हमें दिखता है यहाँ पे रेशियो एनालिसिस में। अब रेशियो एनालिसिस भी कई लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन रेशियो एनालिसिस जब आप लोग एडवांस्ड अकाउंट्स पढ़ोगे, तो एडवांस्ड अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस पूरा है। क्योंकि हम लोग ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, है ना, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग करते किससे, रेशियो। तो करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो दिखा रहा है करंट एसेट आपके पास कितना है 1.76 और करंट लायबिलिटी कितनी, 1 रुपए। तो ठीक है, अच्छी पोजीशन है ना, एसेट ज्यादा होना चाहिए। क्विक रेशियो, स्टॉक हटाने के बावजूद 1.61 है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये सब रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए। जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आप कितना कमाते हो, तो दिखा रहा है 51.10, यानी 100 रुपए का सामान बेचते हो तो 51 रुपीज 10 पैसा तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट होती है। नेट प्रॉफिट रेशियो 42 है, थोड़ा घट गया ना, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी घट जाते हैं। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, 100 रुपए का सामान बेचते हो 42 रुपए तुम्हारी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, अच्छा बिजनेस है भाई तुम्हारा। तो ये सब रेशियो आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपको दिख ही रहा है सामने 57। अरे भाई जब इतना कमा रहे हो तो खर्च कितना कर रहे हो, 57, यानी 100 रुपए का सामान बेचो, इतना खर्चा है और इतना इनकम है। आगे वर्किंग कैपिटल, नेट कैश फ्लो, ये सब बताना है। तो वर्किंग कैपिटल देखो यहीं से पता चल गया, ऊपर ये वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसी को वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है जो हम अपने बिजनेस के डे टू डे खर्चे को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए होता है। उस कैपिटल को, जो डे टू डे के खर्चे हम चलाते हैं ना, जिस पैसे से, जैसे आपका दिन का हमेशा का खर्चा होता है दिन भर के, तो उस खर्चे के लिए कुछ पैसे अपने पास रखते हो, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। बिजनेस का भी एक वर्किंग कैपिटल होता है जो उसको डेली डे टू डे के खर्चे को चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए। नाउ नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, ये तो कैश फ्लो कहां से पता चलेगा, ये सबसे अच्छा डैशबोर्ड में चले जाना। किस में चले जाना, यहां सब मिल जाता है। तो डैशबोर्ड पे एंटर करोगे, परचेज ट्रेंड दिखा रहा है, परचेज गिर रहा है, ठीक है जो भी है। नेट फ्लो यहां देखो दिख रहा है, आप लोग पहले भी निकाल चुके हो ना ये नेट कैश फ्लो। हाँ, नेक्स्ट क्या है, जीएसटीआर 1। अब तो ये बता लो कि B2B क्या है, B2C क्या है। B2C स्मॉल में कितना है, टोटल सप्लाई कितना है, इसके लिए आपको जीएसटीआर 1 देखना है, उसके फिगर्स को यहाँ नोट कर देना है। जीएसटीआर 2A में आपको B2B सप्लाई देखना है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कितना हुआ है ये भी मिल जाएगा 2A में। 2A कहां से दिखता है, DOG या नीचे 2A, तो यहां से आपको फिगर मिल जाएंगे, Alt F2 कर लेना। और यहां देखो फिगर्स आपको मिल गया, B2B कितना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कितना है, और टोटल सप्लाई इतनी है नीचे। सप्लाई की वैल्यू, टैक्स की वैल्यू नहीं बतानी है, किसकी वैल्यू, सप्लाई की वैल्यू। सप्लाई ये अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। 3B में भी आपको देख कैसे भरना है, बना लेंगे आप लोग। अभी क्या करना है, यहां देखो मैंने दे दिया है जीएसटी रिटर्न अपलोड कब होता है, जीएसटी रिटर्न अपलोड करते हैं इस पोर्टल पे, है ना। और जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करना होता है, अगले महीने की 11 तारीख को। 3B कब, अगले महीने की 20 तारीख को। जीएसटी का पेमेंट कब होता है, अगले महीने की वही 20 तारीख को। समझ गए। तो ये सब जो डिटेल रिटर्न्स, क्यों प्रीति, ये सब हम लोग जीएसटी में पढ़ते हैं। जब जीएसटी लॉ पढ़ते हैं उसमें हम लोग ये कंप्लीट इवन दो रिटर्न फाइल करना भी सीखते हैं। और जो भी आपको B2B B2C शॉर्ट में समझाया वहां पूरा सारे, उसमें करीबन कितने टेबल होते हैं, 11 या 13 टेबल होते हैं। वो 13 टेबल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना।
Now how to pay GST to the government and what CPN number? CPN number it is demonstrated in video. मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं दिया है बट वीडियो आप लोगों को पता है, इसी वीडियो में आपको अभी कवर किया। जीएसटी अदर टॉपिक्स होता है जैसे जीएसटी रिवर्स चार्ज होता है, जीएसटी ऑन एडवांस होता है, बिल टू शिप टू कंसेप्ट होता है और भी बहुत सारे हैं। दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन जीएसटी मॉड्यूल। ये जो जीएसटी मॉड्यूल हम लोग कवर करते हैं ना, एक अलग है एमसीएफए में जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, उस जीएसटी वाले लॉ में, उस जीएसटी मॉड्यूल में उसको कवर किया जाता है। ठीक है ना? सो दैट्स इट। अब अगला टॉपिक है हमारा टीडीएस, जो हम लोग पढ़ेंगे कब, बताइए कब पढ़ने वाले हैं? इनटू आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना? सो दैट्स इट, थैंक यू।